हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला। और संकल्प बैच के अंदर आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तीसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो ये उतना ही इजी चैप्टर है जितना इजी आप लोगों ने कहाँ समझा था। अप्रोक्सीमेशंस को ले लीजिए या फिर आप रेट मेजरमेंट को ले लीजिए, वैसा सा ही इजी सा चैप्टर है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा बेस मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहूंगा। अगर आप वो बेस को बना गए तो आप बिल्कुल प्रो हो जाएंगे इसके अंदर। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उन छोटी छोटी बातों का अगर आप खास ध्यान रखेंगे तो आपको इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ये बात की गारंटी देते हैं भाया, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने से। तो आज मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जानना है स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में, कि कोई भी जो टेंजेंट है यानी जिसे हिंदी में कहें तो स्पर्श रेखा है, उसका स्लोप यानी उसकी जो ढलान है वो क्या रहेगा, है ना। एंड देन उसके बाद हम लोग इसको जब समझ जाते हैं देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और ये दोनों आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि आप अगर टेंजेंट को समझते हैं तो ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलें शुरुआत करें। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की बात करना चाहूं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आप किताबों को देखेंगे तो किताबों के अंदर ऐसी ऐसी थ्योरी लिखी रहती है लेकिन समझ में नहीं आती है। तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा डायग्रामेटिक अप्रोच देना होगा ताकि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये लैंग्वेज आपको एकदम बढ़िया से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। देखें कैसे। तो डायग्रामेटिक अप्रोच की अगर बात करें तो आप दो कंडीशंस को सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कीजिए। कौन कौन सी कंडीशन, यहां देखते हैं। हम कहते हैं कि सर एक क्वाड्रेंट हम लोग यहां बना लेते हैं, ओके जी। एंड एक और क्वाड्रेंट हम लोग यहां बना लेते हैं। जी बिल्कुल। अब इन दोनों में हम लोग एक फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन बन रहा है, ये कोई कर्व है जिसका ग्राफ ड्रॉ हुआ है y बराबर एफ एक्स से, है ना। और ये यहां पर कोई ऐसा फंक्शन बन रहा है जो कि इस तरीके से बन रहा है, ये कोई दूसरा फंक्शन y बराबर एफ एक्स से डिनोट हो रहा है। इन दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है आप नोट करेंगे, आपको पता चलेगा कि सर ये ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये जो ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। और ये वाला ग्राफ जो है ये सर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज ये नीचे की तरफ उतर रहा है ना। ओके, अब इसको बेसिक लेवल पे समझते हैं। सर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक पॉइंट पर क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर, एंड कहां पर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पर। तो देखेंगे ये देखिए एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हम लोग यहां ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप ये आ जाएगा। सो वी कैन से दैट कि सर ये जो पॉइंट है इसे अगर हम लोग x1 मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसे x2 मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास y1 आ जाएगा और ये पॉइंट जो है ये y2 आ जाएगा। अगर स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि सर ये फंक्शन की वैल्यू एट x1 आ जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यू एट x2 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यही वाला काम यहां भी कर लेते हैं कि ये एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं लेट अस से x1, ये एक वैल्यू ले लेते हैं लेट अस से x2। यहां से अपने पास y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, यहां से भी y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज fx1। अब ये वाला पॉइंट जो है ये fx1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट fx2 हो जाएगा, है ना। ओके, अब यहां पर इन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा
क्या कर देते हैं, डार्कन कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। हम लोग पर्टिकुलर किसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहां पर। डन डना डन, ओके जी। अब आपको ध्यान देना है, अब मैथमेटिक्स लगानी है। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफिकली समझ में आता है, अब हम लोग इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बढ़िया, चलें आगे चलें। इधर आप अगर देखते हो तो आपको देखने में मिलेगा, क्या देखने में मिलेगा कि सर x1 जो है वो सर छोटा है किससे, x2 से। अच्छा, x1 जो है वो अगर x एक्सिस में देखें तो x1 x2 से छोटा है। इन रिजल्ट अगर मैं बात करूं fx1 और fx2 की, तो आप कहेंगे सर इस वजह से fx1 जो है वो fx2 से बड़ा है, छोटा है ना। x1 अगर x2 से छोटा है तो हमें ग्राफ में दिख रहा है कि fx1 जो है fx2 से छोटा है। तो ये दोनों कंडीशन मिलकर हमें क्या बताती है सर, इसका मतलब ये हुआ कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा बेटा, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ये हमें बता रहा है। ओके, अब मैं यहां पर आप लोगों से कुछ खास बातें बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन लिख रहा हूं, है ना, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहां देखिए, यहां आप नोट करेंगे कि सर यहां पर x1 अभी भी x2 से छोटा है, लेकिन यहां नोट करिए अब fx1 जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास fx1 की वैल्यू जो है वो सर बड़ी हो जाती है किससे, fx2 से बड़ी हो जाती है इस वाली कंडीशन में। देन वी कैन से दैट कि सर ये कंडीशन हमें कब मिल रही है, जब हमारे पास f जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इसका टोन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा है, यानी घट रहा है, क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है ये अब आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। अब जो मेजर डिफरेंस आप लोगों को समझना है उस पर बात करते हैं। वो मेजर डिफरेंस क्या है सर, वो है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाता है, इंक्रीजिंग कब कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहलाता है, और डिक्रीजिंग कब कहलाता है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब हम लोग स्ट्रिक्टली शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना, स्ट्रिक्टली शब्द का यूज कर रहे हैं, तब हम लोग इक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, बस इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि सर देखिए x1 जो है वो x2 से छोटा है, यहां भी x1 x2 से छोटा है, यहां भी x1 x2 से छोटा है, यहां भी x1 x2 से छोटा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा सर कि अगर मैं इसकी बात करूं कि fx1 जो है वो fx2 से छोटा हो जाता है, तो ये कंडीशन किसकी बनती है सर, इंक्रीजिंग की बनती है। लेकिन यहां देखिए fx1 जो है वो fx2 से छोटा या फिर बराबर हो जाता है, या फिर बराबर हो जाता है। तो हमने कहा इक्वालिटी ऑल्सो होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स कौन सी कंडीशन में सर, जब हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग लिखते हैं तब इक्वालिटी होल्ड करती है, और जब हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते हैं तो आप बोलेंगे कि इक्वालिटी डज नॉट होल्ड बेटा, है ना। इक्वालिटी आपको नहीं लगानी है। जब हम लोग स्ट्रिक्टली शब्द का यूज करेंगे तब इक्वालिटी हम लोग फंक्शंस के केस में नहीं लगाते हैं। ओके, अब इधर आ जाइए सर, इधर देखिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, तो स्ट्रिक्टली के केस में क्या fx1 और fx2 के इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगेन मैं बोलूंगा इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। इस कंडीशन में आपको इक्वालिटी नहीं लगानी है, बट जब मैंने सिर्फ डिक्रीजिंग बोला तो इस कंडीशन में इक्वालिटी आपकी होल्ड करती है। ठीक है जी, तो मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। अब अगर मैं अपनी ही बोली बात को करेक्शन करना चाहूं तो यहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर ये वाली लाइन फिर आपने इसका मतलब गलत लिखी है ना, ये वाली लाइन आपने गलत लिखी है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर आपने इनइक्वालिटी लगाई है, तो इसका मतलब मैं यहां पर अगर इसे करेक्शन करना चाहूं, मेरे दोस्त करेक्शन करना चाहें
तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर स्ट्रिक्टली दोबारा लिखना पड़ेगा, दैट इज एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि सर यहां पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, जब हम लोग इक्वालिटी को भी कंक्लूड करते हैं कि इक्वालिटी को भी इंक्लूड करके जब हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग स्ट्रिक्टली शब्द को हटा देते हैं, या फिर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो स्ट्रिक्टली बोलेगा तो इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, और अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को इक्वालिटी को लगाकर आंसर करना होता है। हैं जी, बढ़िया। तो यहां पर भी करेक्शन लगता है सर, यहां पर भी करेक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा, ये वाला पार्ट। ओके, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, तो ये आ गया अपना नीचे, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, यहां पर स्ट्रिक्टली शब्द भी आ जाएगा। बढ़िया, एफ इज स्ट्रिक्टली एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो आई होप आप लोगों को कंडीशन जो है वो एक बेहतर तरीके से समझ में आई है डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ, और इसी को यूज करेंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आप लोगों को टेंजेंट के बारे में बताने से। टेंजेंट, यस, टेंजेंट के बारे में बताऊंगा कैसे इसको डायग्रामेटिकली समझना है। फिर से सर, फिर से डायग्रामेटिकली समझना है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, नो इश्यूज विद दैट सर। ये हो गया अपना दूसरा ग्राफ जी। मैं अगेन यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं जो कि सपोज कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो ये y बराबर एफ एक्स ये बन जाता है। यहां पर मैं कैसा ग्राफ बनाता हूं, यहां पर मैं एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनाता हूं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जी सर, दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज एन डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, अब मैं कोई भी पॉइंट ले लीजिए मेरे दोस्त, कोई भी पॉइंट, मतलब सर कोई भी पॉइंट लेने का मतलब ये हुआ कि आप अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, आप अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इन पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट्स बनाने की कोशिश करें, सर टेंजेंट बनाने की कोशिश करें, मतलब टेंजेंट इज अ लाइन जिसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं दोस्त। ठीक है, मैं अगर इसमें टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर ये टेंजेंट कुछ ऐसे बनना चाहिए। कैसे? ऐसे बनना चाहिए, हैं जी। ये हमारा टेंजेंट हो गया। आप टेंजेंट यहां पर बनाना चाहें तो ऐसे करके टेंजेंट बनेगा, है ना, ये टेंजेंट बनेगा। बिल्कुल सेम चीज अगर मैं यहां करने की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स यहां पर प्लॉटिंग हो रही है। तो अगर मैं इनका टेंजेंट्स बनाने की बात करूं तो सर इस केस में टेंजेंट हमारा ऐसे करके बन रहा होगा, इस केस में टेंजेंट हमारा ऐसे करके बन रहा होगा, है ना। तो सर इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ये देना है कि सर ये देखो ये वाला टेंजेंट जो है ये सर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। टेंजेंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब कि सर वो इंक्रीजिंग ग्राफ को शो करने की कोशिश कर रहा है। फिर से बोलूंगा, अगर टेंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ दिखा रहा है। चाहे आप कहीं पर भी इंक्रीजिंग ग्राफ में टेंजेंट बना लो, वो सर हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा। टेंजेंट ऑलवेज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ही उसका स्लोप बनेगा, तो वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ में बनेगा। वहीं पर ऑन द अदर साइड अगर मैं डिक्रीजिंग में टेंजेंट देखूं तो सर वो हमेशा नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना। अब देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। सिमिलरली आप किसी और पॉइंट पे बना लीजिए तो भी नीचे की तरफ ही वो जा रहा है, नो इश्यूज विद दैट। तो हम लोग यहां से कंक्लूड करते हैं कि सर अगर मेरा टेंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे, सर इस टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। सर ये भी टेंजेंट अगर ऊपर जा रहा है तो स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये टेंजेंट नीचे आ रहा है तो इस वक्त स्लोप कैसा होगा, सर स्लोप लेस देन 0 होगा। और ये टेंजेंट नीचे आ रहा है तो सर स्लोप कैसा होगा, ये भी लेस देन 0 होगा। तो हम यहां से एक चीज कंक्लूड करके निकाल सकते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज कि सर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कैसा है, सर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो अगर हमारे पास कैसा है बच्चे, नेगेटिव है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है देन
एफ इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। यहां देखिए कि सर अगर मेरे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, कैसा है सर, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे देन एफ इज इंक्रीजिंग। सही शब्द का इस्तेमाल करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा सर अगर यहां पर सिर्फ वो हुआ, क्या हुआ बेटा, स्ट्रिक्टली शब्द को हटा दिया जाए और सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लिखें, तब क्या लिखेंगे? अगर मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग लिखना हो दोस्त, मैं ये चीज अभी बाद में जोड़ूंगा, अभी आप समझ लीजिए कि स्लोप नीचे जाना और ऊपर जाने का मतलब क्या होता है और उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का रिलेशन कैसे बन रहा है ना। यहां तक बेस तैयार, आगे चलते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। अब मैं यहां पर अगर आप लोगों से बात करूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत ही सिंपल से ग्राफ को लेकर आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। ये ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो हम कहते हैं कि सर एक बहुत सिंपल ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेरी बेसिक ग्राफ बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस ग्राफ को स्टडी कर चुके होंगे और अगर नहीं किया है तो अभी कर लो। हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाना जानते हैं सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 2 पाई। अच्छा, और अगर मैं यहां पर डॉट 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 करूं, ठीक है जी, अगर यहां पर हम लोग डॉट एक ड्रॉप करते हैं, यहां पर एक डॉट ड्रॉप करते हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई अपॉन में 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 3 पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना तो हम लोग सभी जानते हैं, है ना। तो 3 पाई अपॉन में 2 ग्राफ बन गया सर। इतना हम लोगों ने 0 से 2 पाई तक की बात करी है। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर ये ग्राफ जो है ये 0 से पाई बाई 2 तक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इतने रीजन में कैसा है सर, इतने रीजन में हमारे पास इंक्रीजिंग है। ठीक है सर, है ना, दिखाई दे रहा है, ये दिखना चाहिए, या फिर दूसरा कलर ले लेंगे अभी। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ग्राफ कैसा है सर, इतने में सर ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है, तो इतने रीजन में डिक्रीजिंग हो जाएगा। और फिर 3 पाई बाई 2 से लेके कहां तक जा रहा है दोस्त, 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, है ना, नेचर समझ में आ रहा है। अब अगर मुझे इसको समझना है कि सर ये ग्राफ, अगर हम लोग हर इक्वेशन का ग्राफ थोड़ी ना बना सकते हैं, ये तो हमें बनाना आता था, हम इतने प्यारे बच्चे हैं कि हमें ये सीख लिया था, तो ये तो हमें आता है, लेकिन हर इक्वेशन को ग्राफ ड्रॉ करके ये बता पाना कि सर इंक्रीजिंग कहां पर होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे पता चलेगा, इसी के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं यहां पर इसके इंटरवल्स को सजा देता हूं कि आप कहेंगे सर 0 से लेके पाई बाई 2 तक की अगर बात करें, ठीक है, और फिर उसके बाद कहां से लेके 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक की बात करें, और इसके बीच में सर हमारे पास पाई से लेके 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, इतने रीजन में ग्राफ कैसा है सर, इतने रीजन में यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ है, लेकिन बीच में कैसा है सर, बीच में हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा है सर, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये रीजन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो अब हम लोग ये बताएंगे कि सर कोई भी कर्व ले लो, कोई भी कर्व ले लो, लेट कर लो बेटा हमारे पास y बराबर एफ एक्स से क्या है, कोई कर्व बन रहा है, बी अ कर्व। अभी ये कौन सा ग्राफ है सर, ये हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, दैट इज y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है ये, है ना। तो सर अभी हम लोगों ने साइन एक्स की जगह कोई भी कर्व ले सकते थे, दैट मे बी एनी कर्व। सो लेट अस से वी आर सेइंग अबाउट एफ एक्स, वी आर सेइंग एफ एक्स। तो हम यहां से एक कॉन्टिन्यूटी जोड़ेंगे आगे, तो हम ये कहेंगे देन, बेटा ये ध्यान रख लेना, इसे स्टार मार्क कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगले लेक्चर में भी इसका इस्तेमाल करूंगा। वो ये कि सर अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं या फिर मैं इसे f डैश एक्स कहूं,
तो बेटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा स्लोप फंक्शन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फंक्शन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, स्लोप फंक्शन ऑफ टेंजेंट। सर ये मतलब नहीं समझ में आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो समझ में आता है कि टेंजेंट एक लाइन होती है और लाइन की सर कोई स्लोप होती है, ये हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस के अंदर सीखा था, है ना। लेकिन ये स्लोप फंक्शन क्या होता है सर, स्लोप फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा समझाइए। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्त, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज कीजिए कोई ग्राफ जो है सर पहले इंक्रीज कर रहा था और फिर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा सर, पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाता है दोस्त, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके सर, नो इश्यूज विद दैट। आप यहां से कहेंगे कि सर इस रीजन में अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ जो है देखिए सर इंक्रीज कर रहा है और इस रीजन में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, आप अगर इसमें ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो टेंजेंट ऐसे करके ये येलो वाला टेंजेंट बनेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाना चाहूं तो ये वाला पॉइंट टेंजेंट बनेगा। अच्छा, मैं अगर यहां पर इस तरीके से टेंजेंट बनाना चाहूं ऐसे करके तो ये टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाना चाहूं तो ये टेंजेंट ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके टेंजेंट बनेगा, है ना। ये हमारा टेंजेंट बन गया ऑरेंज कलर में। सो देर आर 4 डिफरेंट टेंजेंट्स जिनका अगर मैं नेमिंग करना चाहूं तो आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट अस से दिस इज T1 टेंजेंट, दिस इज T1 टेंजेंट, दिस इज T2 टेंजेंट, दिस इज T3 टेंजेंट एंड दिस इज T4 टेंजेंट। हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये कुछ टेंजेंट्स हमें दिए गए हैं, जिन टेंजेंट्स का मैंने T1 T2 T3 T4 नाम दे दिया। अब सर ये ग्राफ क्या था, ये ग्राफ तो सर y बराबर fx से डिनोट हो रहा था, और यहां पर प्लॉटिंग अगर करना चाहें तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट की प्लॉटिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट की प्लॉटिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है सर, इस पॉइंट की प्लॉटिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और इस पॉइंट की प्लॉटिंग सर ऐसे हो जाएगी। सो लेट अस अज्यूम कि ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है और ये x4 पॉइंट है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि सर y बराबर हमारे पास सपोज माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है यहां पर माइनस के एक्स स्क्वायर चलिए देखते हैं। अभी हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, लेट अस अज्यूम y बराबर, फॉर सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, इसका ग्राफ ये नहीं है, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर y बराबर एक्स स्क्वायर ना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम, तो आप कहेंगे सर जब मैं इसका dy/dx निकालता हूं तो ये मेरे पास एक फंक्शन बनकर आता है, ना कि स्लोप, क्योंकि स्लोप तो बेटा एक नंबर होता है ना। जैसे किसी लाइन की स्लोप होती है 1, किसी लाइन की स्लोप होती है √3, किसी लाइन की स्लोप होती है 2, तो नंबर्स होते हैं। लेकिन सर ये dy/dx जो है ये एक फंक्शन बनकर आ रहा है, फंक्शन। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये स्लोप फंक्शन बन गया है। सर अभी भी नहीं समझ में आया, रुको जरा, थोड़ा रुको। हम कहते हैं कि सर ये स्लोप फंक्शन हमें पता है क्या बता रहा है, कि हम लोग मान लेते हैं कि सर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, मान लेते हैं x2 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, मान लेते हैं x3 की वैल्यू कितनी है 3 है, मान लेते हैं x4 की वैल्यू कितनी है सर 4 है। हमने अलग अलग वैल्यूज ले ली x1 की, x1 x2 x3 x4 की अलग अलग वैल्यूज ले ली। अब उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि सर, अच्छा मैंने यहां पे माइनस का 2x लिखना था ना, लेट मी राइट दिस शुड बी माइनस के 2x, है ना। अच्छा मैंने इन वैल्यूज को थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूं दोस्त, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने सही ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया है यहां पर। तो ये मान लेते हैं माइनस के 2 है, ये मान लेते हैं माइनस के 1 है, ये मान लेते हैं 1 है और ये मान लेते हैं 2 है। सर ऐसा क्यों, ये तो इस तरफ बन रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने जो ग्राफ बनाया है ये इसका ग्राफ नहीं है, ये दूसरा ग्राफ है, ये दूसरी इक्वेशन है। जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो ग्राफ बनेगा ऐसा ही, लेकिन इस बार y एक्सिस ऐसे बीच में से गुजर रहा होगा,
उस कंडीशन में वो ग्राफ को स्टडी करना है। लेकिन अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर अगर मैंने यहां पर, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, पहला पॉइंट, अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कहां निकाला सर, एट, इसे ये जो डंडी खींची है इसको हम बोलते हैं एट। एट कहां पर निकाला सर, हमने निकाला x बराबर -2 पर। कहां निकाला, -2 पर। तो सर हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू -4, -4 आ जाएगा, है ना। तो -4 आ जाएगा। नहीं सर आपने गलत लिखा है, करेक्ट कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा -2 इंटू -2 और उस वक्त कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 पर 4 आ गई। ये कैसी वैल्यू है सर, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव है तो बाद में बात करते हैं उसका। दूसरा देखिए दोस्त, दूसरा, सर जब मैं दूसरी कंडीशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x बराबर -1 पर निकालता हूं तो ये -2 इंटू -1 कितना हो जाता है सर, 2 हो जाता है। सर वैल्यू तो अभी भी कैसी है, पॉजिटिव है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो अब जो मेरे को मिल रहा है ना ये dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, तो ये कहता है कि सर जैसे जैसे आप पॉइंट बदलते रहोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जैसे जैसे आप पॉइंट को बदलते रहोगे वैसे वैसे आपको जो ये dy बाई डी एक्स है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका स्लोप देता रहेगा, उसका स्लोप देता रहेगा। यानी अगर मैं x1 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो x1 पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप देगा। सर अगर मैं x2 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो x2 पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप देगा। सिमिलरली x3 पर और x4 पे बनने वाले टेंजेंट्स का स्लोप वो उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को रखने पर वैल्यू देगा। यानी कि ये काम तो अभी हमें नहीं समझना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सर स्लोप फंक्शन और स्लोप के बीच में फर्क क्या होता है। अगर आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट अ स्लोप फंक्शन, और अगर आप उसमें पर्टिकुलर पॉइंट को रख देते हैं तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कौन से पॉइंट सर, ये वाले पॉइंट्स, इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपने टेंजेंट बनाया है, जहां पर पॉइंट, जिस पॉइंट पर कर्व और टेंजेंट जो है आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या टेंजेंट बना रहे हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम इतना सब क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसके अगले वाला टॉपिक भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अभी हमने कहा कि सर हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स पर स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत आप लोगों को मिल रहा होगा। कौन सा सबूत सर, कि x1 पर हमारा ग्राफ कैसा था सर, इंक्रीजिंग था। तो हमारे x1 पर हमारा ग्राफ स्लोप कितना दे रहा है सर, 4, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यानी सर ये सबूत दे रहा है कि मेरा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। वहीं पर अगर मैं -1 पर निकालूं तो वहां पर भी पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग है। x3 पर 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 यानी -2 आ जाएगा। सो नेगेटिव इट इज सेइंग दैट की ग्राफ डिक्रीजिंग है, और -2 रखूंगा, सॉरी 2 रखूंगा तो -4 आ जाएगा एंड इट विल ऑल्सो से दैट कि ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ये तो हुआ सर इस पूरे ग्राफ के ऊपर बात। हम लोग इस वाली कंडीशन को कैसे समझेंगे, ये वाली चीज, तो इसके ऊपर फिर से काम करते हैं। इधर देखिए दोस्त, हम डिलीट कर देते हैं बाकी सारी चीजों को और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि सर ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई, हमें ये ग्राफ को लेकर बताइए कि इसके ऊपर एक्चुअल ग्राफ में हम लोग कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला काम तो हो गया सर जी, चलो इनको कर देते हैं डिलीट। बढ़िया, अब देखिए ध्यान से चलते रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। सर हमें y बराबर फंक्शन क्या दिया है, साइन x दिया है जी सर, और हमारा जो x है वो कहां से कहां तक डोमेन रख रहा है सर, 0 से लेके 2 पाई तक का डोमेन यहां पर दिख रहा है, जितने का ग्राफ ऑब्वियसली मैंने बनाया है। कहां से कहां तक सर, 0 से लेके 2 पाई तक का डोमेन हमें
दिख रहा है। डन, ओके सर। यहां से आगे अगर चलते हैं तो मैं कहूंगा कि सर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? सर डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम द कॉस एक्स फंक्शन। क्या बन जाएगा? कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया सर? ये बन गया मेरा स्लोप फंक्शन। क्या बन गया दोस्त? स्लोप फंक्शन बन गया, है ना। अच्छा सर, कॉस एक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग कॉस एक्स के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जानते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी देख लो। सर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये 0 से लेके पाई बाई 2। सर ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई बाई 2 से लेके पाई। सर ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से लेके पाई से लेके 3 पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2 से लेके सर 2 पाई, यानी कंप्लीट राउंड लगाने पर हमारे पास चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। जी सर। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सर कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं। सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सर यहां पर कॉस हमारे पास नेगेटिव वैल्यू रखता है। सर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? यहां पर भी सर नेगेटिव वैल्यू रखता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सर यहां पर कॉस पॉजिटिव वैल्यू रखता है। हम लोग जानते हैं ना कॉस का नेचर, इन क्वाड्रेंट्स पे ऐसे ऐसे नेचर यहां पर होते हैं। जी सर बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं कहूंगा कि सर ये जो cos x है जो कि dy बाई डी एक्स से निकल कर आया है, तो मैं यहां से इन रिजल्ट क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि सर cos x जो है, या फिर ऐसे लिखिए cos x जो है वो सर पॉजिटिव कहां कहां पर होता है? आप कहें सर cos x पॉजिटिव होता है जब x की वैल्यू बिलोंग करती है कहां से कहां तक? आप कहेंगे सर एक तो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में जब होती है तब वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, और कब रखता है सर? जब वो 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई के बीच में होता है तब वो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है ना। आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। आप यहां से कहेंगे सर cos x नेगेटिव कब होता है? आप कहेंगे cos x नेगेटिव सर जब वो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 इस पूरे कॉन्टिन्यूस इंटरवल में जब होता है तब वो रखता है, यानी x की वैल्यू बिलोंग कर रही होगी पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। जी सर ऐसे करके रख रहा होगा, है ना। तो सर cos x कौन था? सर cos x तो हमारे पास dy बाई डी एक्स था, यानी इस वक्त dy बाई डी एक्स कैसा है सर? dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? f इज इंक्रीजिंग। f इज इंक्रीजिंग। अगर f जो है वो बेटा इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी cos x ग्रेटर देन 0 होगा। सर अगर cos x ग्रेटर देन 0 है तो x कहां कहां से बिलोंग करेगा? सर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अरे हाँ ठीक है। हम कहेंगे सर अगर f इज डिक्रीजिंग लेकर चलते हैं, हम लोग क्या लेकर चलते हैं दोस्त? डिक्रीजिंग। मैं फिर से एक शब्द को मिस कर गया यहां पर, मुझे अभी इसको स्ट्रिक्टली कैसा लिखना था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना था जी सर, आप भूलो मत प्लीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं छोटे में लिख दूंगा तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा सर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखूंगा, है ना। तो सर इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमारे पास dy बाई डी एक्स जो होगा वो सर लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि cos x कैसा होना चाहिए सर? लेस देन 0 होना चाहिए। बस इसी को हम लोगों ने यूज किया और कॉन्सेप्ट बिल्ड करके कहा कि सर ये रीजन में इंक्रीजिंग और ये रीजन में डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो क्या आपको सबूत मिला कि सर ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक। ये देखो बेटा ग्राफ जो है 0 से लेके पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक कैसा है सर? इंक्रीजिंग है। और सर ग्राफ डिक्रीजिंग कहां पर है? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। तो आप कहेंगे सर ये देखिए पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता तो मैं इस dy बाई डी एक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं यह पता करने के लिए कि dy बाई डी एक्स कहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, कहां पर नेगेटिव वैल्यू है। उससे मुझे यह पता चल जाएगा कि कहां पर स्लोप पॉजिटिव वैल्यू होल्ड कर रहा है, कहां पर नेगेटिव। और अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उस बेसिस पे हम लोग ग्राफ का इंक्रीजिंग नेचर या फिर डिक्रीजिंग नेचर को भी बता सकते हैं। डन है, बिल्कुल बढ़िया। अब सर ये स्ट्रिक्टली वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं।
यहां देखेंगे दोस्त, यहां पर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये बताया जाता है कि सर ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें वो ये कह रहा है कि अगेन कि सर अगर मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाए तो मैं dy बाई डी एक्स को क्या बोलूंगा सर, सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोलूंगा, इसमें मैं इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाऊंगा। क्या नहीं करवाऊंगा दोस्त? इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाऊंगा। इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। ठीक है सर, जैसा तब नहीं किया था। सिमिलरली सर सिर्फ जैसे इंक्रीजिंग बोलूंगा सिर्फ, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, dy बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इक्वालिटी होल्ड्स। ठीक है सर, ओके। सेम अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा हूं तो f डैश एक्स कैसा हो जाएगा सर, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी अगेन इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। ठीक है सर। और यहां पर अगर मैं सिर्फ इंक्रीजिंग लिख रहा हूं, यहां पर डिक्रीजिंग शब्द आना चाहिए था। ओके, सो दिस इज डिक्रीजिंग, है ना, दिस इज डिक्रीजिंग। सिर्फ डिक्रीजिंग अगर लिख रहा हूं तो उस कंडीशन में f डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आप कहेंगे सर यहां पर इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स। ठीक है सर। लास्ट वाली कंडीशन को देख लो, ये कह रहा है कि सर अगर f एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। सर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है, आप लोग बनाना जानते हो कि नहीं जानते हो? सपोज कीजिए कांस्टेंट फंक्शन मैं कहता हूं कि सर एफ एक्स बराबर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो एफ एक्स बराबर के का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनता है? वो सर ऐसे करके बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास, सपोज दिस इज द ग्राफ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा के। तो इस वक्त ये ग्राफ ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, तो ना ही वो लेस देन 0 होगा ना ही वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो इन दैट केस अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास हमेशा 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 क्या आ जाए सर, इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर f जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है फॉर ईच x बिलोंगिंग टू a टू b, है ना। तो ये सारी कंडीशंस आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स बनकर आते हैं। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस लगाएंगे, इसी बेसिस पे सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और सिखाना चाहता हूं जिसके मदद से आप लोग एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसे कहते हैं बेटा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को जो कि फैक्टर्ड फॉर्म में है, सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसे करके मैंने एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बना लिया। आपको ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं मिलेगा, आपको 2 या 3, हार्डली 3 तक का पॉलिनोमियल मिलेगा, 3 फैक्टर्स का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसको क्या करना है सर वो बताइए। हमने कहा सर एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये जितना हो सके उतना तेज आप लोगों को करना आना चाहिए दोस्त, वरना आप लोग नुकसान में रहोगे। तो हमने पहली लाइन ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है सर। 1 2 क्या गड़बड़ हो रहा है यार? ओके, कोई बात नहीं, चलो दोबारा बनाते हैं। 2 3 5 है तो 6 बनाने हैं मुझे, 4 ओके, 5 ठीक है, 6 इतने में काम हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यस सर इतने में काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन खींचते हैं ऐसे करके,
ठीक है, ओके। एक लाइन हम लोग यहां पर खींच देते हैं, ओके, ठीक है। और एक लाइन बच्चे हम लोग यहां पर खींच देते हैं ऐसे। तो आप लोगों को इतना बड़ा टेबल बनाना है और फिर सबसे पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है इंटरवल। क्या लिखना है? इंटरवल, ठीक है सर। यहां क्या लिखना है? जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया दैट इज x-1, x-2, x-3, x+4 और x+5, ये पॉलिनोमियल को आपको लिखना है। यहां पर लिखना है बेटा साइन और यहां पर लिखना है आपको नेचर, ठीक है जी। इतना काम आप लोगों को करना है, ठीक है सर। अब आपको नंबर लाइन में देखना है कि सर ये जो नंबर लाइन में बनेगा ये कैसा नंबर बनेगा, कैसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये माइनस के इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। बेटा जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दोगे तो आपके पास सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो आएगा -5। कैसे? जब आप इसे 0 रख दोगे। फिर आपके पास -4 आएगा जब आप इसे 0 रख दोगे, है ना, ठीक है। फिर आपके पास 3 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, नहीं 2 नहीं, पहले आपके पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। ऑब्वियसली आप 0 रखकर जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं आप उनको लिख दो। आप कहोगे कि सर हमारे पास रीजन कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो -5 से छोटा, एक सर -5 से -4 के बीच में, एक -4 से 1 के बीच में, एक 1 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में और एक 3 से बड़ा। ये कुछ रीजन्स आए तो आप यही रीजन्स यहां पर मेंशन करोगे। कौन कौन से? कि सर एक तो हमारे पास -∞ से -5 के बीच में है, एक -5 से -4 के बीच में है, एक -4 से 1 के बीच में है, एक 1 से 2 के बीच में है, एक 2 से 3 के बीच में है और एक सर 3 से बड़ा यानी 3 से इन्फिनिटी के बीच में है। इंटरवल्स लिख दिए हम लोगों ने, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं तो कि एक बार में ये पूरी बात समझ में आ जाए, फिर तो हम लोग सवाल लगाएंगे। डन। अब बेटा -∞ और -5 के बीच में कोई नंबर आपको आता है? आप कहोगे सर -6 ले लेते हैं, जितना हो सके आसान नंबर लो, -6। अगर आप -6 लेते हो बेटा तो -6 यहां डालो। सर -6 -1, -6 -1 -7 तो यहां कैसा नंबर आया बेटा? माइनस में नंबर आया। पहले वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव दे रहा है। सर -6 -2, -6 -2 -8 यानी ये नंबर माइनस में आया। सर -6 -3 -9 यानी यहां पर माइनस में आया। सर -6 + 4 जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगा यानी ये भी माइनस में आया। -6 + 5 सर -1 होगा यानी कि हमारे पास ये भी माइनस में आया। तो माइनस 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 5 बार माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल साइन माइनस में आएगा और आप यहां पे लिख दोगे कि सर नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग, क्योंकि <0 नेगेटिव नंबर आया है ना। यहां देखिए सर -5 और -4 के बीच में कोई नंबर आता हो, -4.5, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। -4.5, लेट इट बी वेरी इजी। -4.5 -4.5 यहां रखोगे, पहले वाले एक्सप्रेशन में रखोगे तो आप कहोगे सर -4.5 -1 -5.5 तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। -4.5 + 4 करोगे तो -0.5 आएगा और -4.5 + 5 करोगे तो +0.5 आएगा। तो यहां से प्लस में रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला प्लस में आ जाएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, सर ओवरऑल साइन इज प्लस। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्त? इंक्रीजिंग हो जाएगा, दिस विल बी इंक्रीजिंग। सिमिलरली -4 से 1 के बीच में कोई नंबर आ रहा हो, 0 इज अ गुड नंबर जो -4 और 1 के बीच में आ रहा हो। तो हमने कहा सर -4 और 1 के बीच में 0 रख लेंगे तो 0 - 1 माइनस हो जाएगा, 0 - 2 माइनस हो जाएगा, 0 - 3 माइनस हो जाएगा, 0 + 4 प्लस हो जाएगा और 0 + 5 प्लस हो जाएगा। तो अब आपका ओवरऑल साइन कैसा आएगा? माइनस आएगा और फिर आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में 1.5, बेटा 1.5 रखोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा। तो ओवरऑल साइन कैसा आ जाएगा बेटा? प्लस का आ जाएगा, यानी यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग हो जाएगा। सर 2 से 3 के बीच में 2.5, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल साइन माइनस का आ जाएगा, सो दिस इज डिक्रीजिंग। एंड यहां पर बेटा सब के सब प्लस का आ जाएंगे। 3 से बड़ा नंबर 4 रख लो
तो 4 रखते ही सब के सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रीजन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है। अगर बेटा ये चीज आप नहीं करना चाहते हो तो इसी का दूसरा मेथड होता है, कहते हैं वेवी कर्व मेथड। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार वेवी कर्व मेथड को देखो, लेकिन जो सीबीएसई जैसे बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें वेवी कर्व मेथड का यूज मना है, तो इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप कहोगे सर सबसे पहले यहां पर पॉजिटिव लिख दो, सबसे राइट हैंड साइड से पॉजिटिव लिख दो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सर ये तो मजा आ गया, आपने वही तो लिखा है, सबसे उधर सर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मजा आ गया भाई, ये तो है ना। तो दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। अगर आपको सीखना है आप डेफिनेटली उसको सीख सकते हैं, बट मैं यहां क्लास में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं वेवी कर्व मेथड, बिकॉज वो हमारे कोर्स के हिसाब से बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक है, कहीं काम नहीं आने वाला है। मतलब काम तो आ जाएगा आपके डेफिनेटली, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो ये चीज है, आपको अगर आप वो एग्जाम में लिखते हो तो वो इनवैलिड बोल दिया जाएगा आपको। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये बॉक्स मेथड हम लोग यूज करेंगे। ऑब्वियसली मैंने ये बड़ा बनाया है इसीलिए इतना लंबा लगा, तो जब क्वेश्चन में कर रहे होंगे तब छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे जिनको फैक्टराइज करना भी आसान होगा, जिनको ये बॉक्स मेथड बनाकर सॉल्व करना भी आसान होगा। हम लोग क्वेश्चंस के साथ उसे और डील करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सर फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज। फंक्शन क्या है सर? फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 4x। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है। 4 आंसर हमें देने हैं। ठीक है सर। हमें fx क्या दिया गया है सर? fx दिया गया है x की पावर 4 माइनस 4x दिया गया है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये बन जाएगा 4x का क्यूब माइनस 4 बन जाएगा। जी सर। इसे फैक्टराइज करोगे तो 4 कॉमन लेने पर एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, और ये बेटा बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा क्लास 9th की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है सर, ये वाला जो रिजल्ट है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये वाला रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये आप कैसे कह सकते हो सर? आपको कैसे पता ये पॉजिटिव होगा? प्रूफ कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। देखो सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर मैंने लगाया, ठीक है, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट से, तो ये बेटा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 में ये ब्रेक हो जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने ये किया है। ठीक है, आप वो कॉन्सेप्ट को रेफरेंस में लेकर करेंगे। तो जब आप इसे रीराइट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो स्क्वायर टर्म होती है ये तो पॉजिटिव होती ही है, और 3/4 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहा हूं तो ये तो सर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो सर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट मुझे ये नहीं पता कि सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए, और ये नेगेटिव भी हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो हम कहेंगे सर अगर मुझे यहां से, है ना, ये वाला पार्ट देखो, इतना आपने सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद यहां आ जाएंगे। सर अगर मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, तो हम कहेंगे सर एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर को जब हम दूसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो सर इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता है, और 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स को जब मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो हमारे पास सिर्फ x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इस रीजन में हमारा x कैसा बिलोंग कर रहा है? सर x बिलोंग कर रहा है 1 से बड़ा, यानी 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा सर? इंक्रीजिंग क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। यह आ गया पहले का आंसर। ठीक है सर। सर अगर मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना होता तो क्या करता? फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखता। तब क्या करते हैं सर? सर इस कंडीशन में हमारा एफ डैश एक्स जो होता वो सर लेस देन 0 आता,
यानी 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो सर लेस देन 0 आता। सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x माइनस 1 जो है वो सर लेस देन 0 रह जाता, यानी x लेस देन 1 रह जाता। इसका मतलब सर x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के रीजन में, है ना। तो आप कहेंगे सर ये कब आ रहा है, ये आ रहा है आप लोगों का ऑन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक का रीजन। जी सर। अब बात आती है कि सर ये तो स्ट्रिक्टली वालों का था ना, ये तो अपना किसका रिजल्ट था सर, स्ट्रिक्टली वालों का रिजल्ट था। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना इस चीज को कि मैं स्ट्रिक्टली वालों का रिजल्ट बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली। तो सर अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा जाए हमसे तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर अगर हमसे इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है, इधर देखिए, ठीक है, ये अपना हो गया, ये इतना पार्ट हो गया, अब हम लोग इधर आ रहे हैं। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग चाहिए होता, स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए होता, तो मैं इस बार एफ डैश एक्स को क्या करता सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता। सर इक्वल टू 0 लेता तो यही 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। वही सेम कंडीशन की सर x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, यानी x जो होता वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, यानी इसका मतलब सर x बिलोंग करता 1 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ 1 और इन्फिनिटी तक होता। यानी अब आपका आंसर यहां से क्या हो जाता दोस्त, अब आपका आंसर हो जाता इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंगिंग टू 1 बेटा इंक्लूडेड में होता और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में रहता। सिमिलरली जब आप डिक्रीजिंग की कंडीशन लगाओगे तो डिक्रीजिंग में आंसर यही होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इक्वालिटी के साथ 1 को लिखना होगा एंड दिस विल बी द आंसर। तो क्या सभी को अच्छे से समझ में आता है मैं एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा उल्टा उल्टा लग रहा हो तो मैं बता देता हूं ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या है। ये पहला पेज होगा, ये हमारा दूसरा पेज होगा, ये हमारा तीसरा पेज होगा, ठीक है दोस्त। ऑर्डर ऑफ राइटिंग पहले यहां से शुरू किया ना मैं, ठीक है सर, इतनी अकल है हमें याद है आपने कहां से शुरू किया था, हमें भी पता है पहले डेरिवेटिव निकालते हैं बाद में कंपैरिजन करते हैं। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है सर, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन दिस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। यानी इस बार इसने डोमेन को क्या कर दिया दोस्त, इसने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई मेरे भाई इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर मत जाना, यानी कि 0 से पीछे मत आना, क्योंकि इन्फिनिटी तो आगे दूर दूर तक फैलेला है, ठीक है भाई। चलो आगे सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहां से इस बार करते हैं कि सर सबसे पहले एफ एक्स हमें क्या दिया है, थोड़ा सा पेन हम लोग पतला कर लें चलेगा। एफ एक्स क्या दिया है सर, एफ एक्स दिया है 5x की पावर 3/2 माइनस नहीं प्लस माइनस दिया है 3x की पावर 5/2, ऐसा कुछ दिया है सर। अगर मैं यहां से f डैश एक्स निकाल लेता हूं तो दिस इज 15 अपॉन में 2 x की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस दिस इज 15 अपॉन में 2 x की पावर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। मैं इसे सिंप्लीफाई करने के मूड में हूं तो मैं 15 अपॉन में 2 x की पावर 1/2 कॉमन ले लूंगा, तो पहले वाले से बचेगा 1 और दूसरे वाले से बचेगा सिर्फ x, ठीक है सर कोई बात नहीं। f डैश एक्स जितना सिंप्लीफाई हो सकता था बेटा उतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप यहां पर देखिए, क्या देखें सर, देखो पहला पेज हो गया सर, हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट। अब मैं यहां से शुरू करूंगा, कैसे हम शुरू करेंगे कि सर f जो है उसे हम लोग लेते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि सर f डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है सर। f डैश एक्स हमारे पास ये आ रहा है, यानी 15 अपॉन में 2 x की पावर 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या आप ये बात जानते हैं कि 15 अपॉन में 2 और x की पावर 1/2 ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं? सर नहीं मालूम, आप कैसे बोल सकते हो, हमें भी समझाइए। बेटा x की पावर 1/2 का ग्राफ मालूम ऐसे होता है, ये होता है y बराबर x की पावर 1/2 का ग्राफ, यानी रूट x का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ आप देखो बेटा, हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो y एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पर ही तो आ रही है, ये देखो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में ही आ रही है, नेगेटिव एक्सिस पे कभी आ ही नहीं रही है। यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी। डन डना डन, ठीक है। तो सर अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर भी देते हैं तो हमें क्या मिलेगा सर, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी सर 1 की वैल्यू जो होगी वो x से बड़ी होगी। इसका मतलब सर x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। यानी आप यहां आंसर क्या करोगे दोस्त, आप यहां करोगे सर ये हमारा इंक्रीजिंग है कहां से, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। अच्छा, सिमिलरली दोस्त, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं, कैसे, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन ना होकर लेस देन 0 हो जाएगा। वही सर सेम 15 अपॉन में 2 एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 1 माइनस एक्स जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं सर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो 1 माइनस एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इट इंप्लाइज दैट सर एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेके इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आप यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे सर ये ऑन एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेटा जब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि सर यही चीज मैं दोबारा करूंगा, बस इक्वालिटी के साथ करूंगा, तो यहां इक्वालिटी आ जाएगी, वहां इक्वालिटी आ जाएगी, तो ये आंसर कर देगा ऑन। ऑन कहां पे बेटा, ऑन ये माइनस इंफिनिटी से लेके 1 1 को इक्वालिटी में रख देंगे, और ये ऑन बेटा 1 से लेके इंफिनिटी होगा तो 1 को इक्वालिटी में रख देंगे और इसे ओपन इंटरवल में रख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब हम लोग जाएंगे बड़े सवालों में। अब इंक्रीजिंग पूछे या स्ट्रिक्टली, दोनों में हमें तरीका मालूम है कि किसमें इक्वालिटी लगाकर आंसर करना है, किसमें इनइक्वालिटी लगाकर आंसर करना है। याद रखें इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। जब हम इंफिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते तो हम उसे इक्वल ले कैसे सकते हैं, बस सिंपल सा माइंडसेट है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप एक जगह पे तो इक्वालिटी लगा रहे हो दूसरी जगह नहीं लगा रहे हो। तो ये सोचो, इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसकी वैल्यू ले कैसे सकते हो, इक्वल नहीं ले सकते ना भाई। डन, चलें आगे, चलो देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, बहुत सारे वैल्यू होंगे क्या, बहुत सारे होंगे भाई। इधर देखो y बराबर क्या दिया हुआ है सर, y बराबर अपने को दिया है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। यहां पर आपका चेन रूल वाली ताकत काम करेगी बेटा। अगर मैं y डैश यानी dy बाई डेक्स निकालता हूं तो चेन रूल कहता है सर 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाना चाहिए। फिर चेन रूल से सर x इंटू एक्स माइनस 2 का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास हो जाएगा कितना सर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। यानी सिंप्लीफाई अगर करें तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई ये 2x माइनस 2 हो जाएगा। सर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू एक्स, ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये बन जाएगा अपना x माइनस 2 एज इट इज। तो कंप्लीटली सर y डैश की वैल्यू आ चुकी है जी सर। अब y डैश की वैल्यू आ चुकी है तो हमने कहा था कि सर अब ये फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल में बन रहा है। आपने कुछ बताया था फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल को लेकर, आपने बताया था कि नंबर लाइन को डिसाइड कर लो कि नंबर लाइन कितने इंटरवल्स में टूट रहा है। बेटा जब आप इसे बराबर 0 रखोगे, सोचो जब आप इसे बराबर 0 रखोगे तो आपको एक बार x बराबर 0 मिलेगा, एक बार x बराबर 1 मिलेगा और एक बार x बराबर 2 मिलेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर एक बार x बराबर 0 मिलेगा, एक बार x बराबर 1 मिलेगा, एक बार x बराबर 2 मिलेगा। तो हमारा जो इंटरवल है वो एक 0 से इस तरफ, एक सर 0 से 1 की तरफ, एक सर 1 से 2 के बीच में और एक 2 से इस तरफ वाला रीजन होगा। ठीक है सर, ओके सर, बात समझ में आ गई सर। अब क्या करें, टेबल बनाएंगे ना, टेबल टेबल टेबल। तो टेबल अगर मैं बनाऊंगा तो इस बार मैं हाथों से बना रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई उसमें, तो इतना थोड़ी ना हिम्मत है मेरी। कितने रीजन है सर, 4 रीजन है, 1 2 3 4। ये हो जाएगा बेटा मेरा इंटरवल, यहां पर आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल और यहां पर आ जाएगा साइन और नेचर, है ना जी। ये क्या हो जाएगा सर, इंटरवल। यहां पे पॉलिनोमियल क्या है सर, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा दोस्त हमारे पास साइन और यहां पर क्या आ जाएगा सर, नेचर आ जाएगा।
NAT लिख रहा हूं, आप लोग नेचर समझ जाना। सर पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0। दूसरा इंटरवल है 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, और फिर सर 2 से लेके इंफिनिटी। ये अपने पास 4 रीजन में इंटरवल्स टूट गए, ठीक है। वही वैल्यू वाला खेल खेलोगे तो आप लोग स्मार्टनेस दिखा सकते हो कि सर सबसे इधर वाला प्लस होगा, है ना, सबसे इधर वाला प्लस होगा, फिर इधर माइनस होगा, फिर इधर प्लस होगा, फिर इधर माइनस होगा। सर ये आना भी तो चाहिए, यानी इधर प्लस आना चाहिए, सॉरी इधर प्लस आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए, इधर प्लस आना चाहिए और इधर माइनस आना चाहिए। क्या मैं इसको वैल्यू टेकिंग से कर सकता हूं? मैं पहले इसे भर रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए वेवी कर्व मेथड के ऊपर, है ना। तो मैं इसे रखता हूं सर माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज -1। सर जैसे ही मैं -1 लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 4x, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल नेगेटिव आ गया। यानी सर यहां पर फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाला ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये ग्राफ कौन है? ये ग्राफ है हमारा y डैश, और y डैश नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है जी। 0 से 1 के बीच में 0.5 लोगे तो बेटा ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग। 1 से 2 के बीच में 1.5 लोगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव, सो दिस इज डिक्रीजिंग। 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लोगे तो 3 रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल साइन पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। तो अब मेरे से सवाल पूछा गया कि सर इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए। इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहां कहां पर आया? सर इंक्रीजिंग एक तो हमें यहां पर मिल रहा है इस वाली जगह पर, एक सर यहां पर मिल रहा है, लेकिन सर ये जो इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाई है, इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाई है। तो अब अगर मुझे आंसर करना है कि f इज इंक्रीजिंग ऑन, f इज इंक्रीजिंग ऑन, तो आप बोलेंगे सर इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी होल्ड करके बोलेंगे, यानी हम लोग बोलेंगे सर x कहां कहां पर होना चाहिए? सर एक तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और 0 और 1 दोनों इक्वालिटी के साथ होने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, और सर 2 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, 2 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, 2 इक्वालिटी के साथ रहेगा, इंफिनिटी इनइक्वालिटी के साथ रहेगा, और इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन हो जाएगा। सो ये होगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इतनी सारी वैल्यूज x की अगर ली जाती हैं तो उस दौरान हमारा ये जो फंक्शन होगा दैट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। बढ़िया, बेसिक समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ही बड़े बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Find the interval on which the function this is increasing or decreasing on this। बेटा डोमेन आप लोगों को फिक्स कर दिया गया है कि इतना ही डोमेन है, ठीक है जी। फंक्शन लेकर चलते हैं। अब f(x) बराबर e की पावर 1/x, ठीक है सर। अब मैं अगर यहां से f' निकालता हूं तो आप कहेंगे सर चेन रूल से e की पावर 1/x का डेरिवेटिव e की पावर 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना। ये डेरिवेटिव बन गया जी सर, बढ़िया, एकदम ताजा ताजा बन गया। अब मैं यहां से कहता हूं कि सर मुझे बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये तो सर पॉलिनोमियल में फैक्टर नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें अलग अलग करना होगा। फर्स्ट पार्ट जहां पर मैं चेक करूंगा कि सर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f कैसा है सर? इंक्रीजिंग फंक्शन। कब होगा सर? जब हमारे पास f' जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, यानी सर -e की पावर 1/x अपॉन में x² जो होगा वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन देखो 0 रखना मना है, 0 रखना मना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये नोट लगा लो यहां पर, नोट लगा लो क्या कि e की पावर x फंक्शन हो या फिर e की पावर 1/x फंक्शन हो इज नेवर इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। आप ग्राफिकली भी इसे देख सकते हो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये उसको अप्रोच कर सकता है, e की पावर x जो है वो टेंडिंग टू 0 हो सकता है, e की पावर 1/x जो है वो टेंडिंग टू 0 हो सकता है, बट ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है ना, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस नोट को मैं ध्यान में रखते हुए क्या बोलूंगा?
मैं यहां पर बोलूंगा कि सर सबसे पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड भेजूंगा तो परवाह नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि माइनस ई की पावर 1/x जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। अच्छा बेटा, माइनस का साइन दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा सर, वो हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान दे लो भाई, एक और सर एक और नोट लगा लो। वो नोट ये कि सर e की पावर x हो या फिर e की पावर 1/x हो, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं, इक्वल तो 0 हो ही नहीं, होते ही नहीं है, और ये लेस देन 0 भी नहीं होते हैं। तो ये मेरे से कह रहा है कि सर e की पावर 1/x लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये दो नोट मुझे क्या बोल रहे हैं सर, ये दो नोट बोल रहे हैं कि ये 0 भी नहीं हो सकता और ये ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। तो मैं यहां से कहूंगा कि सर जब ये इक्वल भी नहीं हो सकता और लेस देन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सर x क्या होगा, x बिलोंग करेगा बेटा एम्प्टी सेट से, यानी 5। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिसमें ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। यानी सर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ ये कंप्लीटली एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस बात का सबूत हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा दोस्त, तो यहां देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि सर f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है सर। डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे तो f डैश एक्स कैसा हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, यानी माइनस ई की पावर 1 अपॉन में x अपॉन में एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी सर माइनस ई की पावर 1 अपॉन में x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस का साइन दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये इक्वल तो नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल नहीं होता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो होता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है बेटा, हमेशा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास रियल नंबर होनी चाहिए। लेकिन मैं पूरा रियल नंबर लाइन डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सर इसने ना एक गड़बड़ करी है, वो ये कि इसने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी मैंने जो भी ग्राफ बनाया है वो ग्राफ सिर्फ इसी डोमेन पर बनाया है, डोमेन रेस्ट्रिक्शन किया गया है, मैं इसी ग्राफ पर बनाऊंगा। तो मैं पूरे रियल नंबर लाइन की बात करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बेटा पूरे रियल नंबर लाइन की बात करके। आपको क्या करना है, आपको बेटा इसे लिखना है कि जो डोमेन बोला गया है उसी डोमेन पर कैसा है सर, ये इंक्रीजिंग है, तो हमने कहा सॉरी डिक्रीजिंग है, तो हमें ये बात समझ में आई कि सर ये फंक्शन जो डोमेन दिया गया है उसमें इंक्रीजिंग तो कहीं नहीं है, मगर हर जगह पर डिक्रीजिंग जरूर बन रहा है जी, ठीक है। थोड़ा डर भी लग रहा होगा, इसीलिए मैंने थोड़े मुश्किल सवाल लेकर आया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सर फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ एक्स बराबर साइन एक्स ऑन दिस। बेटा देखो फिर से मैं बोलूंगा कि ये देखो ये क्या बोल रहा है सर, डोमेन रेस्ट्रिक्शन कर दिया इसने, डोमेन रेस्ट्रिक्शन कर दिया, यानी मैं ग्राफ जो बनाऊंगा वो सर सिर्फ इसी डोमेन पर बनाऊंगा। तो क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना आता है तो बेटा मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि मुझे ड्राइंग भी इसलिए पसंद है, तो इसलिए मैं ग्राफ बना देता हूं, वरना नहीं बनाता है ना, थोड़ी सी चीटिंग करता तब मैं। तो ये सर हमारे पास π/2 से -π/2 से लेकर π/2 तक का ग्राफ ऐसे बनता, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता सर, ये वाला पॉइंट हमारा π/2 हो जाता, और ये वाला पॉइंट हमारे पास माइनस के π/2 हो जाता। और आप ग्राफिकली देखो सर कि हमारा ग्राफ जो है वो सर कैसा हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है इस रीजन के अंदर। तो क्या मैं साबित कर सकता हूं इस रीजन में ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, कर सकता हूं क्या, करके बताएं, चलिए करके बताएंगे, बॉब द बिल्डर करके बताएंगे, है ना। सर हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर हमें साइन एक्स दिया है, और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि x जो है वो सर माइनस के π/2 से π/2 तक में ही रखना है, इससे बाहर नहीं जाना है हमें, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, दुनिया हिल जाए कुछ भी हो, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। तो हम कहते हैं सर लीजिए f डैश एक्स को निकाल लेते हैं, तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा, जी सर। अच्छा हम लोग अगर बात करें क्वाड्रेंट्स की बात करें
तो या फिर आप इसे ऐसे देख लो भाई, ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है, यही वाला, कि सर हमें इंक्रीजिंग फंक्शन क्या देखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलना है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा तो उस दौरान हमारे पास एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर कॉस एक्स कैसा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा सर, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि कॉस एक्स पॉजिटिव कहां पर होता है सर, कॉस एक्स पॉजिटिव यहां पर होता है। ओके, कॉस एक्स पॉजिटिव यहां पर होता है। सर ये मेरा कौन सा नंबर है, माइनस के पाई बाई 2, ये कौन सा नंबर है सर, पाई बाई 2। यानी कि सर ये कहना क्या चाहता है कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 इस पूरे रीजन में कॉस कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। हाँ, कॉस एक्स इस पूरे रीजन में पॉजिटिव होता है सर। तो इसका मतलब क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि सर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 इस पूरे रीजन में कैसी वैल्यू रखता है सर, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा बेटा यहां पे डिक्रीजिंग देखकर इक्वालिटी होल्ड करवा देगा और वहां पर उसका आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों सर, आपने बोला कि इक्वालिटी है तो बेटा करना है। बेटा नहीं, बुद्धि ज्यादा बड़ी चीज है भाई, रट्टा थोड़ी ना मारने के लिए बोल रहा हूं, बुद्धि ज्यादा बड़ी चीज है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि सर उसने डोमेन मेरे को नॉट इंक्लूडेड रखा था। इसका मतलब वो पता है क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू पाई बाई 2 भी नहीं रख सकते। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस के पाई बाई 2 भी नहीं रख सकते। यानी इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। उससे पहले और उससे बाद में डिफाइंड है, लेकिन उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जब नहीं है भाइया, जब नहीं है भाइया तो जबरदस्ती नहीं करने का मान है ना, तो आंसर क्या जाएगा, x विल बी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। भले ही यहां इक्वालिटी आ रही हो, लेकिन सर जो डोमेन दिया गया उस डोमेन में हमें मना किया है कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं लेना है, तो नहीं लेना है ना। ठीक है सर, गुस्सा मत करो। चलो आगे, आगे भाई आगे। सर डिक्रीजिंग वाला केस देख लें क्या, वैसे कोई फायदा नहीं है। जब इसके गिवन डोमेन के अंदर ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है तो बाकी बचे में मैं क्या बोलूंगा, मैं डिक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग मना कर दूंगा कि नहीं है। यानी अगर मैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन लेकर चलता हूं मेरे भाई, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन चलते हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि एफ डैश एक्स जो है वो सर कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी सर, यानी cos x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप कहेंगे सर हमें मालूम है कि cos x जो है वो इस रीजन में नेगेटिव वैल्यू रखता है, इन रीजन्स में नेगेटिव वैल्यू रखता है, लेकिन बेटा आपको ये वाले रीजन डोमेन रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि बेटा जब मैंने तुम्हें बोला नहीं यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, तो काहे माथा फोड़ी कर रहे हो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, नहीं करना है ना रे बाबा। जब हमको बोला गया कि उतने में ही देखना है तो काहे बाहर जाओगे, नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है, भग बुड़बक नहीं जाना है। तो हम कहेंगे सर मेरे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर तो सर कभी भी, मेरे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर कहीं पर भी cos x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर इसका मतलब इस रीजन में हम लोग बोलेंगे x जो है वो सर फाई से बिलोंग कर रहा है। हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इस डोमेन में जिसमें cos x नेगेटिव आ जाए। तो सर इसका मतलब ये कि ये फंक्शन जो है कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा इस डोमेन के अंदर। मजा आया कि नहीं, है ना। तो ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं बेटा ये कैलकुलस, मुझे तो बहुत मजा आता है, लिटरली बता रहा हूं, मुझे तो बहुत मजा आता है। मतलब ये मैथमेटिकली कितनी हजारों बातों को बोलने की कोशिश कर रहा है जो हम ग्राफ में चुटकियों में समझ सकते हैं, लेकिन इनको मैथमेटिकली समझो कि ये कितनी सारी बातें बोल रहा है जिसकी वजह से हम लोग इतना इतना सटीक आंसर कर पा रहे हैं। चलें अगला सवाल। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स ऑन 0 to 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बेटा ये तो शायद मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में ही करवा दिया है ना। किस में करवा दिया था, ये वाला ग्राफ याद है ना, देखो
ये देखो ये वाला ग्राफ आपको याद है कि 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है, मैंने स्ट्रिक्टली के ऊपर बता दिया। तो अब अगर मुझे इसको सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, तो यहां ध्यान से देखिए बेटा, इसने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में 0 और 2 पाई को क्या किया है, इंक्लूड किया है। यानी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 पाई भी हो सकती है, और इसके बीच में तो है ही है ना। ये क्या बोल रहा है कि सर x की जो वैल्यू है वो 2 पाई के बराबर भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन उसके बीच में भी हो सकती है, यही तो बोल रहा है। तो इसका मतलब इंक्लूड कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर करूं क्या, मतलब वो पूरा सॉल्व करने से बेहतर है, अब आप लोग खुद से कर सकते हो। चलो देखो, मैं डायरेक्ट आंसर जब करूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन, बेटा ग्राफ को भी अगर आप स्टडी कर लो तो भी आपको आ जाएगा। आप कह सकते हो सर x बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सर cos x पॉजिटिव होता है, यानी 0 से लेके π/2 तक इंक्लूडेड ब्रैकेट्स के साथ रखोगे। यूनियन यहां पर बेटा 3π/2 से लेके 2π तक का रीजन जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। फिर अगर मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन लिखना है, स्ट्रिक्टली नहीं बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन लिखना है, तो ऑन बेटा x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, π/2 से लेके 3π/2, दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूडेड फॉर्मेट में आ जाएंगे। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर π/2 आपने इस वाले इंक्रीजिंग में भी ले लिया और आपने डिक्रीजिंग में भी ले लिया, तो ये दोनों में गिना जाएगा क्या। आप कहेंगे हाँ बेटा ये दोनों में गिना जाएगा। कैसे, जरा इसके ऊपर बात वार्तालाप करते हैं, है ना। मुक्कालात नहीं बेटा, वार्तालाप। चलो, हमने कहा सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे करके बनता है, बड़ा खूबसूरत ग्राफ है सर, कोई बात नहीं। सर π/2 किधर आता है, सर π/2 तो इधर कहीं आता है, किधर, यहां पर π/2 आता है, ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज π/2। सर ये वाला पॉइंट कौन सा है, सर दिस इज 3π/2। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। आप कहोगे सर अगर मैं यहां पर π/2 पर क्या बनाऊं दोस्त, टेंजेंट बनाओ, π/2 पर टेंजेंट बनाओ, तो वो टेंजेंट ऐसे बनेगा। जी सर, है ना, ऐसे करके कुछ बनेगा। सर यही टेंजेंट जो है 3π/2 पर भी बन जाएगा, सेम ऐसे करके। अब आप कहोगे कि सर इस वक्त देखिए टेंजेंट जो है ना, क्या है सर, टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, है ना। सर इस जगह पे टेंजेंट कैसा है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। सर इस वक्त भी हमारा dy/dx जो होगा वो 0 हो जाएगा। अरे हाँ सर, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है, और अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है, पढ़कर आया ना क्लास 11 में से, ठीक है। तो सर इस वक्त dy/dx 0 हो जाएगा। और बेटा मैंने आपको बताया था ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में dy/dx इक्वालिटी होल्ड करता है। तो ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो मेरे भाई, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये बेटा इंक्रीजिंग में भी गिना जाएगा और ये डिक्रीजिंग में भी गिना जाएगा। ये पॉइंट π/2 इंक्रीजिंग में भी गिना जाएगा और डिक्रीजिंग में भी गिना जाएगा, और 3π/2 डिक्रीजिंग में भी गिना जाएगा और इंक्रीजिंग में भी गिना जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली में जब हम लोग स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो हम ये इक्वालिटी वाली कंडीशन को हटा देते हैं कि भैया ये लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन या तो नीचे होनी चाहिए या तो ऊपर होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इक्वालिटी वाली कंडीशन को चलवटाले बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऑन दिस। बेटा देखो फिर से रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया हुआ है, क्या है सर, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी x की वैल्यू जो है सर वो π/2 से बड़ी बराबर छोटी बराबर हो सकती है और 0 से भी बराबर हो सकती है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमें दिया है। सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मांग रहा है, यानी मेरे को इक्वालिटी होल्ड के साथ बात करनी है। जी सर, चलिए देखेंगे। सर एफ एक्स हमें क्या दिया है, एफ एक्स इज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। डोमेन हमें दिया है x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल में 0 to π/2। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इसको डेरिवेटिव करते हैं। सर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, चेन रूल लगेगा बेटा, ये बन जाएगा 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x cos x हो जाएगा, और -4 cos क्यूब x sin x हो जाएगा। ठीक है जी।
मैं इसमें से बेटा 4 sin x cos x अगर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास यहां से बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बचेगा। सर ये बन जाएगा 2 sin 2x बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस के cos 2x बन जाएगा। फॉर्मूला यूज करेंगे तो सर ये 2 sin 2x cos 2x माइनस के sin 4x का फॉर्मूला बन जाएगा कंप्लीटली इतना सॉल्व करने के बाद। अब बेटा आपको ध्यान ये देना है कि सर यहां पर अपने पास क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है, x नहीं मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है। तो एंगल जो है वो 4 गुना हो चुका है। सर अभी तक हम लोग x की बातें कर रहे थे कि x कहां तक है, यहां तो 4x है, तो क्या करें सर, उसका रेंज बढ़ा देते हैं, एंगल का जो भी रेंज है वो बढ़ा देते हैं। तो मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो मैं कहूंगा सर 4x जो होगा, ध्यान से देखिए बेटा, 4x जो होगा वो सर बिलोंग करेगा 0 से लेके 2 पाई तक बिलोंग करेगा, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों एंड्स को। अब सर मुझे 0 से 2 पाई देखना है 4x के हिसाब से, किसके हिसाब से, 4x के हिसाब से। हाँ जी ठीक है सर, इधर देखो अब सर हम लोगों का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा तो सर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी माइनस के साइन 4x क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी साइन 4x क्या हो जाएगा सर, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप कहेंगे सर साइन x इस इंटरवल में, साइन 4x इस इंटरवल में नेगेटिव कहां कहां होता है, सर एक तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी आप बोलेंगे कि सर 4x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये रहेगा। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो यू विल से दैट कि सर पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक का रीजन हमारे पास इंक्रीजिंग शो करेगा। क्या करेगा दोस्त, इंक्रीजिंग शो करेगा। अच्छा सेकेंड पार्ट, सर हमें डिक्रीजिंग फंक्शन भी तो बताना है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो इस कंडीशन में आप कहोगे सर एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी माइनस के साइन 4x जो है वो सर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी साइन 4x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 4x जो है वो क्या होना चाहिए सर, साइन 4x पॉजिटिव कहां होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को कंबाइन करके लिखोगे तो बेटा आप बोलोगे कि सर 0 से लेके पाई तक के बीच में होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 4 तक होना चाहिए। ये रीजन हमारे पास आ जाएगा जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशंस को हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे। हैं जी, बढ़िया जी, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे बेस बन के देखो, बड़े बड़े सवाल भी कैसे कूटते हुए जा रहे हैं, एकदम हलवे की तरह कूटते हुए जा रहे हैं। चले फिर अगला सवाल है ना, नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस ऑन टू इंफिनिटी। बेटा ध्यान से देखो, फिर से डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि ये बोल रहा है कि सर x की वैल्यू जो है वो सर इंफिनिटी से छोटी होगी और 2 से भी बड़ी होगी, यानी इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और फंक्शन हमें ये दिया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो इक्वालिटी होल्ड करके हम लोग बात करेंगे। तो एफ एक्स बराबर इज 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा, ठीक है। और डोमेन क्या दिया गया सर, डोमेन हमें दिया गया ऑन x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हमें डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया गया है। ओके सर, जब मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा सो एफ डैश एक्स विल बी 2 अपॉन में बेटा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस ये बन जाएगा 2x प्लस 4 बन जाएगा। जी सर, इसको सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड रहिए कि अगर मैं यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लेता हूँ और इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो दिस इज x माइनस 2, तो ये 2 आ जाएगा, और इधर से 2 कॉमन लेने पर बेटा ये बन जाएगा -2 कॉमन लेने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जी सर, बेटा और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाई ये x माइनस 2 हमारे पास आ रहा है, ठीक है सर। अब इसे आप एक्सपेंशन करेंगे तो एक बार बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 यानी 3 माइनस एक्स। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक बार 3 माइनस एक्स आ जाएगा और एक बार 1 प्लस एक्स माइनस 2 यानी x माइनस 1 आ जाएगा। सो ये इतने में सिंप्लीफाई हो जाएगा दोस्त, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस के 2 आ रहा है, एंड दिस इज f डैश x। कंप्लीटली सिंप्लीफाई होने के बाद ये f डैश x हमारे पास बन रहा है।
सर एफ डैश एक्स में देखिए पॉलिनोमियल्स में फैक्टर हो चुका है, तो मुझे डब्बा बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बा डब्बा। ठीक है चलो डब्बा बनाते हैं भाई। कितने हैं बेटा? 3 फैक्टर्स हैं, यानी 4 इंटरवल्स बनेंगे। 1 2 3 और 4। ये इंटरवल वाला हिस्सा हो गया, ये आपका साइन हो गया, यहां पर आपका नेचर वाला पार्ट आ गया। ठीक है जी। अच्छा तो मैं यहां पर कहता हूं कि सर ये इंटरवल वाला हिस्सा हो गया है, तो हमें थोड़ा नंबर लाइन में जज करना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ से किन किन पॉइंट्स की बात हो रही है। तो जब आप इसको नंबर लाइन में बनाओगे तो आप कहोगे सर मेरे पास एक एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज एक तो 3 माइनस एक्स जो x बराबर 3 आ जाएगा, एक x माइनस 1 आ जाएगा, और एक बेटा x माइनस 2, यानी 1 2 3 3 पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो एक 1 से लेफ्ट, एक 1 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में, और एक 3 से इन्फिनिटी के बीच में। अब यहां पर अगर आप वेवी कर्व लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? यहां पर आपको प्लस से शुरू नहीं करना है। यहां पर अगर आपने प्लस से शुरू किया तो आप कर दोगे गलत। क्यों सर? क्यों 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 ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने चीटिंग कर रहे हो, आप चीटिंग चीटिंग चीटिंग। बेटा प्लस इसलिए नहीं क्योंकि आपको ना यहाँ पे 3 माइनस एक्स दिया गया है, x माइनस 3 होना चाहिए था, x में से 3 माइनस होना चाहिए, 3 में से x माइनस हो रहा है। तो आप इसमें से जब एक माइनस का साइन कॉमन निकाल लोगे ना, तो तब आपका फैक्टर एक्चुअली में वेवी कर्व मेथड के हिसाब से बनेगा। और क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन लगा हुआ है तो सारे साइन ऑल्टर हो जाएंगे। यहां माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वाला रीजन मेरा कैसा होगा? नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। यानी ये मेरा इंक्रीजिंग रीजन हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग रीजन हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग रीजन हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग रीजन हो जाएगा। तो यहां पर हमारा नेचर आ जाएगा, यहां पर हमारा साइन आ जाएगा। यहां पर बेटा एफ डैश एक्स जो भी है उसे मैं लिख देता हूं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई एक्स 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। ओके और रीजन कौन कौन से आ रहे हैं सर? रीजन आ रहे हैं हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके इन्फिनिटी। ये रीजन आ रहे हैं। ओके सर इधर देखो, इसने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है कि x की वैल्यू आप 2 से इधर तो जाना ही मत। सर 2 से इधर नहीं जाना है तो इसको काट दो, सर इसको काट दो, यानी इन दोनों की बात मत करो, इनकी बात मत करो, मत करो भाई मत करो। क्योंकि उसने बोला है कि 2 से इधर जाना ही नहीं है, तो काहे जा रहे हैं भाई? काहे जा रहे हैं? माथा माथा खराब थोड़ी ना अपना। नहीं करेंगे भाई, एकदम नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ इतने रीजन में बात करना है, 2 से इस तरफ वाले रीजन में बात करना है, यानी 2 से इस तरफ वाले रीजन में बात करना है हमें। हमें इस तरफ तो जाना ही नहीं है जी। ठीक है तो चलिए बात करते हैं सर। सर 2 से 3 के बीच में हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज 2.5। तो 2.5 रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस हो जाएगा। यानी ये 2 मल्टीप्लाई 2 को तो बेटा पॉजिटिव छोड़ दो, ऊपर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा और नीचे भी प्लस आ जाएगा। तो प्लस प्लस अपॉन में प्लस बेटा प्लस आ जाएगा। आया ना? है ना? खुद ब खुद आया ना? ये मैंने पहले ही गेस कर लिया था। तो दिस इज द पावर ऑफ वेवी कर्व मेथड। मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी चलो आगे देखो। सर 3 से इन्फिनिटी में 4 रख लेते हैं। 4 रखूंगा तो बेटा ये देखो, ये माइनस में आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये प्लस में आ जाएगा और ये सर प्लस में आ जाएगा। तो बेटा माइनस प्लस माइनस, माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा। देखो डिक्रीजिंग हो गया। यानी अब मैं आंसर कैसे करूंगा? मैं आंसर करूंगा कि एफ इज बेटा देखो इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो इंक्रीजिंग में इक्वालिटी होल्ड करवानी होती है, इक्वालिटी होल्ड करवानी पड़ती है। तो हम लोग बोलेंगे एफ इज इंक्रीजिंग ऑन, ऑन कहां पर सर? इंक्रीजिंग ऑन सर 2 से लेके 3 तक। तो हम कहेंगे सर 2 को इंक्लूड करें ना करें, 3 को इंक्लूड करें ना करें? बेटा 3 को तो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। सर फिर आपने गोली दे रहे हो। बेटा यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो समझो, यही तो गेम है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। जब उसने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बोल दिया कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है। कितना मुश्किल है इसको समझना।
तो हम कहेंगे सर एक्स वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, लेकिन 3 तो हो सकती है, तो इसलिए जब इंक्रीजिंग बोल रहा हूं तो इंक्लूड करके लिखेंगे 3 को, लेकिन 2 तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में था नहीं। तो अब मैं बोलूंगा बेटा एफ इज डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक सर, 3 से लेके इंफिनिटी तक। सर इंफिनिटी तो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दिस फंक्शन tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/4 से लेके π/2। जी सर, हमें शो करना है इसमें, यानी ये पहले से डिक्रीजिंग है, हमें बस साबित करनी है बात। चलो ठीक है सर, देखते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया है सर, एफ एक्स बराबर हमको दिया है tan इनवर्स में sin x प्लस cos x दिया है। ओके सर, और हमें सिर्फ इतने ही रीजन में बात करनी है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमें ओपन इंटरवल π/4 से लेके π/2 पर बात करनी है, हमें इससे बाहर की बात नहीं करनी है, हैं जी। इसमें डिक्रीजिंग बोलना है हमें, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं आगे। तो जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स की वजह से 1 अपॉन में चेन रूल से sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स का सर गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, सही कर लो सर। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अरे वाह, बढ़िया सर, मजो आ गयो है, एकदम मजो आ गयो है। तो जितना भयानक ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो लिया भाया, शुरू होते ही खत्म हो लिया। जी सर, हमें क्या बात करना है सर, हमें डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी है, तो मैं इंक्रीजिंग को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन की ही बात करूंगा कि सर सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन की डिस्कशन करें तो एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, ये पूरा एक्सप्रेस, अरे भाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, क्या लिख रहे हो सर, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। जी सर, अब बेटा देखो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव और sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बोलो तारा रा, है ना। तो आप कहोगे कि सर इसमें क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि cos x को sin x से छोटा होना मांगता है। हाँ सर, छोटा होना मांगता है। ये कहां पर हमें मिलेगा सर, ऐसा कहां पर मिल सकता है, तो हम कहेंगे सर हमारा जो डोमेन है वो π/4 से लेके π/2 का ही रीजन है, बस इतना ही रीजन है। तो इतने रीजन में अगर मैं आपको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इधर देखेंगे दोस्त, सर π/4 से लेके π/2 तक का ग्राफ अगर मैं cos x के लिए बनाऊं तो cos x का ग्राफ π/4 से π/2 पर इतना बनता है, ऐसे करके बनता है, जबकि sin x का ग्राफ जो है वो इतना बनता है, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सर मजा नहीं आ रहा है बेटा, देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, अगर मैं cos x का ग्राफ 0 से लेके π/2 तक बनाऊं तो इतना बनेगा, और sin x का ग्राफ 0 से लेके π/2 तक बनाऊं तो ऐसे करके बनेगा। तो हम लोग सिर्फ π/4 से π/2 तक का ग्राफ बनाना चाहते हैं ना। दिस पॉइंट इज द π/4 बेटा, दिस पॉइंट इज π/4 एंड दिस पॉइंट इज π/2। तो आप कहेंगे सर पीला वाला ग्राफ किसका है, पीला वाला ग्राफ सर cos x का है। सर हरा वाला ग्राफ किसका है, वो हमारे पास sin x का ग्राफ है। सर हम लोग ग्राफ कहां कहां तक बनाए हैं, सिर्फ π/2 से लेके π/4 के बीच वाला ग्राफ बनाए हैं। इसमें sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से ऊपर चल रहा है, यानी sin x की वैल्यू cos x से ऊपर चल रही है। तो सर sin x की वैल्यू cos x से ऊपर चलनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। तो सर इसका मतलब उस रीजन की बात करें तो x कहां से बिलोंग कर रहा है सर, π/4 से लेके π/2 तक के रीजन में ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन सर जब हमें ओपन इंटरवल दिया है, यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू हम लोग π/4 भी नहीं ले सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग π/2 भी नहीं ले सकते हैं, तो हमें यहां पर भी ओपन इंटरवल में रहना पड़ेगा। सो हेंस प्रूव्ड, है ना भाई, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया जी, बढ़िया, समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा तरीका ऐसे लगा सकते हैं दोस्त। कैसे, आप ऐसे देख सकते हैं कि सर जब मैं क्वाड्रेंट्स को स्टडी करता हूं,
तो क्वाड्रेंट्स के केस में ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास पाई अपॉन में 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई अपॉन में 2 हो गया, और ये हमारे पास अगेन 2 पाई हो गया। सर cos x और sin x बराबर कहां होते हैं? एक तो सर पाई बाई 4 पर बराबर होते हैं और एक सर 5 पाई बाई 4 पर बराबर होते हैं। इन दोनों पर या तो दोनों पॉजिटिव 1/√2 होंगे या तो दोनों नेगेटिव 1/√2 होंगे। आप इस चीज को जो मैं बना रहा हूं इसको बेटा अपने दिमाग में फोटो छाप लो, ठीक है, छाप तिलक सब छीनी टाइप का फोटो छाप लो, क्योंकि अगर आप फोटो छाप लोगे तो आपको ये काफी फायदे में रहोगे बेटा, ठीक है, फायदे में रहोगे अगर इसको कायदे में याद रखोगे तो। क्या बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, थमो जरा बेटा। ये वाला रीजन जो होता है यहां पर कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी पाई जाती है। इस रीजन में सर, इस रीजन में भी कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी पाई जाती है। इस रीजन में साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी पाई जाती है। इस रीजन में भी साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी पाई जाती है और इस रीजन में भी साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी पाई जाती है। जब हमारे डोमेन का डिस्कशन हो रहा था पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा डोमेन का डिस्कशन इस रीजन में ही तो हो रहा था ना दोस्त, सिर्फ इसी रीजन में बात हो रही है। सर इस रीजन में साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी होती है, आप कहेंगे हाँ सर, साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी कहां पर होती है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब इस तरीके से भी कर सकते हो, तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में छाप लो। अगर आप ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना चाहते तो इस रीजन को आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, और इसका मतलब हमें बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया भाई, तुम्हें लग नहीं रहा होगा, बहुत कुछ आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भाई देखो हलवा सा सवाल मुझे लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को इसको आधा करके होमवर्क दूंगा, ये मेरा मन है। तो ये 3x की पावर 4 है, -4x³ है, -12x का स्क्वायर है और +5 है। ये फंक्शन हमें दिया गया है और डोमेन हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, तो हमें पूरा ही चेक करना होगा। f' कितना हो जाएगा बेटा? 12x³ हो जाएगा, -12x² हो जाएगा और -24x हो जाएगा। सर फैक्टराइज करेंगे तो 12 और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x² - x - 2 बचेगा। तो हम इसे 12 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ x +1 इंटू x -2 में फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा f'। सर f' ना हमारा पॉलिनोमियल्स में फैक्टर हो गया है। मालूम है ना क्या करते हैं सर? मालूम है सर क्या करते हैं? तो हम लोग डब्बा बनाते हैं, ठीक है, डब्बा बनाते हैं। अगर 3 फैक्टर आ रहे हैं तो सर 4 बनाने पड़ेंगे, 4 इंटरवल बनेंगे। ये पहला, यहां पर साइन चेक करना है, यहां पर ये चेक करना है। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन, यहां पर आ जाएगा हमारे पास नटूरे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास f' की वैल्यू जो कि कितनी दी गई है दोस्त? जो दी गई है 12 टाइम्स ऑफ x, 12 टाइम्स ऑफ x इंटू x +1 इंटू x -2 दी गई है। और यहां पर क्या है सर? इंटरवल है। इंटरवल्स क्या क्या आ जाएंगे दोस्त? इंटरवल्स आ जाएंगे आप लोगों के पास माइनस के इंफिनिटी से लेके -1, -1 से लेके 0, 0 से लेके बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 2 से लेके इंफिनिटी आ जाएगा। ये इंटरवल आ जाएगा। सपोज मैं आप लोगों को आंसर आसान करने के लिए मैं इसे कहता हूं कि ये मेरा A रीजन है, ये मेरा B रीजन है, ये मेरा C रीजन है और ये मेरा D रीजन है। आपको बताना है कि सर ये फंक्शन जो है f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर होगा? आप रीजन्स के बेसिस पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्वेश्चन मार्क, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्वेश्चन मार्क। ये बेटा आप लोगों का हो जाता है होमवर्क, ये भी हो जाता है आप लोगों का होमवर्क। तो बस और क्या था भाई, और क्या था? हो गया, काम हो गया। बस इसी के साथ मस्ती मस्ती में अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी धुआं छुड़ा दिया यार, धुआं छुड़ा दिया। तो बस प्रैक्टिस करना है बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बेसिक से लेके टॉप लेवल के क्वेश्चंस तक लेकर गया हूं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रैक्टिस शीट है उसे भी आप लोग लगाएं,
बस और क्या चाहिए यार, जिंदगी और मस्त कट रही है, एकदम एकदम मस्त कट रही है और ऐसी मस्त कटती रहनी चाहिए। पढ़ाई के साथ रेगुलर रहें। मैथ्स बेटा एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप जरा सा भी बेध्यानी के साथ करेंगे तो ये आपको धोखा दे जाएगी और बहुत गंदा धोखा देगी आपको। मैथ्स का सिर्फ यही याद रखना है कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है, रेगुलरिटी चाहता है, ईमानदारी चाहता है। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अगर मैंने मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। और फिर कुछ होते हैं कि सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं होना ना बेटा। थोड़ा उसमें समझना है कि हम अगली बार जब उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्या हमने इंप्रूवमेंट दिखाई, कोई चीज ऐसी हुई जो बहुत बेहतर हुई, पहले से ज्यादा समझ में आई, पहले से ज्यादा तेज हुई। ये चीजें भी आपको करनी है। ठीक है, सिर्फ वैसे नहीं होना है। डन है भाई? ठीक है, सो मेरी तरफ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।